Hello everyone. Today I am going to explain you chapter 5 of your textbook The Fundamental Unit of Life. इसके पहले मैंने आपको इसके 3 पार्ट बता चुकी हूँ और आज मैं आपको चौथा पार्ट बता रही हूँ। इसके पहले मैंने आपको न्यूक्लियस के बारे में बताया था, तो आज हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। तो क्या होता है जब हम ह्यूमन चिक सेल्स या फिर ओनियन पेस्ट को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताया था, सेल मेम्ब्रेन बताया था, ठीक है ना। तो उसके अंदर एक लार्ज रीजन पाया जाता है जो थोड़ा सा कलरफुल होता है, कुछ स्टेंस उसमें पाए जाते हैं और फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो फ्लूइड कंटेन करके रखता है। तो इस फ्लूइड्स को क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्म बोला जाता है। और इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स भी होते हैं और सारे ऑर्गेनेल्स अपने अलग अलग स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया। और ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में ही पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। प्रोकैरियोट्स में जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर नहीं होता है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, और इसी के अपोजिट यूकैरियोट्स में उस न्यूक्लियर के चारों ओर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसमें कि वो ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। तो अब आपको साइटोप्लाज्म क्लियर हो गया होगा, है ना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो ये जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ये क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना। और इसी ये ही क्या करते हैं डिफरेंट, इसी की वजह से हमको यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में डिफरेंट का पता पड़ता है, ठीक है ना। तो ये यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं और यूकैरियोट्स में हमको दिखाई देते हैं ऑर्गेनेल्स। और ये विजिबल भी होते हैं किसकी वजह से? ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसी में हम इन्हें देख सकते हैं। तो कुछ ऑर्गेनेल्स हैं यहाँ पर जिनके मैं नाम बताती हूँ, जिनके आज हम बात करेंगे। फर्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स। तो इन सभी का इम्पोर्टेंट रोल होता है सेल के अंदर, सब अपने अपने स्पेशल फंक्शंस को यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। तो हम फर्स्ट बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की। तो ये एक ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बोलते हैं। और ये 2 टाइप्स का होता है, RER एंड ACR। RER का मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ACR का मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अब ये जो RER है ये हमको रफ क्यों दिखाई देता है? क्यों? क्योंकि इस पर कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं, राइबोसोम्स के पार्टिकल्स इस पर अटैच्ड होते हैं इसकी सरफेस पे, और इसी की वजह से हमें ये रफ दिखाई देता है और इसीलिए इसका नाम RER होता है। और ये किस में पाया जाता है? बहुत सारी एक्टिव सेल्स में ही पाया जाता है। और इसका काम क्या होता है RER का? ये प्रोटीन्स को मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है, और उसके बाद फिर ये मैन्युफैक्चर करने के बाद बहुत सारे प्लेसेस में उसको जहाँ नीड है वहाँ पर उस प्रोटीन्स को ट्रांसफ़र करता है, भेजता है। और ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है ये भी किस में हेल्प करता है? ये भी फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स को बनाता है, ठीक है, सेल के अंदर। तो ये जो प्रोटीन्स और लिपिड्स जब बनते हैं इनकी वजह से, और फिर क्या बनती है? सेल की एक बिल्डिंग मेम्ब्रेन तैयार हो जाती है, वो सेल एक मेम्ब्रेन को तैयार कर लेती है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? बायोजिनेसिस। और कुछ और भी बहुत सारे प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं जिनके फंक्शंस क्या, एंजाइम और हार्मोन्स को बनाने के होते हैं, ठीक है। तो अब ये एंडोप्लाज्मिक के क्या काम हो गया? पहला फंक्शन तो इसका हो गया कि ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स को, मतलब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है। और दूसरा इसका फंक्शंस क्या होता है कि ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, मतलब एक फ्रेम प्रोवाइड करता है सेल को, ठीक है ना। तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में डिटेल से भी पढ़ेंगे, वर्टिब्रेट्स में इसके बारे में बताया हुआ है, ठीक है। ओके, तो आपको ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम अच्छे से क्लियर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनेल से है गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस को सबसे पहले डिस्क्राइब किया था कैमिलो गोल्जी, इसीलिए उसका नाम गोल्जी रखा उन्हीं के नाम पर। तो ये क्या होते हैं? एक पैरेलल स्ट्रक्चर होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स उस साइटोप्लाज्म में अरेंज होते हैं, है ना। और जिसको क्या बोला जाता है? सिस्टम्स भी बोला जाता है। और ये किसके साथ कनेक्ट होते हैं? ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के साथ कनेक्ट होते हैं। तो जो भी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम सिंथेसाइड करता है, जो भी बनाता है, तो उसको सेल्स के अंदर इनसाइड या आउटसाइड थ्रू करने का काम कौन करता है?
ये गोल्जी अपैरेटस ही करते हैं। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा फंक्शन हो गया है ना, कि जो भी वो सिंथेसाइज करते हैं उसको वहाँ तक पहुँचाना या सेल्स के अंदर तक या सेल्स के बाहर तक ले जाना, वो किसका काम होता है, इन गोल्जी अपैरेटस का भी। इसको हम जैसे कि हम कॉम्प्लेक्स शुगर जो बनती है हमारे शरीर के अंदर, ठीक है ना, तो वो सिंपल शुगर्स में गोल्जी अपैरेटस ही उसको बनाता है, ठीक है। तो ये उसका एक एग्जाम्पल हो गया। अब हम बात करते हैं लाइसोसोम्स की। लाइसोसोम को वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम बोला जाता है सेल का। तो ये जो ऑर्गेनेल्स होते हैं इसका क्या वर्क होता है, ये क्लीन करता है सेल को। मान लीजिए कि सेल के अंदर कोई फॉरेन मटेरियल आ गया है या फूड या बैक्टीरिया कोई इंटर हो गया है, ठीक है ना, तो उसको क्लीन करने का या उसको सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक करने का काम किसका होता है, लाइसोसोम्स का। तो ये ऐसा क्यों कर सकता है, क्योंकि इसमें एबिलिटी होती है, इसमें पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं जो उनको क्या करते हैं, सिंपल मटेरियल में ब्रेक कर देते हैं और फिर आसानी से वो उसको डाइजेस्ट कर लेता है अपने अंदर। तो ये क्या करता है, एग्जाम्पल हम बताएं कि कोई सेल मान लीजिए डैमेज हो गई है, ठीक है, तो लाइसोसोम्स क्या करता है, उस सेल्स को बस्ट कर देता है और उस अपने अंदर उसको डाइजेस्ट कर लेता है। पहले उसको बस्ट कर देता है, नष्ट कर देता है, और फिर वो एंजाइम्स उसको उस सेल के अंदर डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसीलिए लाइसोसोम्स को क्या बोला जाता है, सुसाइड बैग्स भी बोला जाता है, ठीक है ना। और स्ट्रक्चरली हम लाइसोसोम्स को देखें तो ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जो कि जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। और ये एंजाइम्स कौन फॉर्म करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो अब आपको लाइसोसोम्स का फंक्शन और लाइसोसोम्स कैसा होता है ये भी आपको क्लियर हो गया। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब इसे सेल्स का पावर हाउस कहा जाता है। क्यों, क्योंकि जितनी भी एनर्जी सेल्स को केमिकल एक्टिविटीज़ करने के लिए जो भी एनर्जी की नीड होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया से लेता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में ये एनर्जी किस रूप में स्टोर होती है, एटीपी के रूप में, एटीपी मॉलिक्यूल्स के रूप में फॉर्म में स्टोर होती है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो ये एटीपी को हम एनर्जी करेंसी भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एनर्जी हमें इसी से मिल रही है, वो एनर्जी को करेंट करके रखता है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी होती है इसमें, और जब जो सेल्स को ज़रूरत होती है, नीड होती है, तब वो एनर्जी इससे लेता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का अगर हम स्ट्रक्चरल बात करें तो ये 2 मेम्ब्रेन कवरिंग ऑर्गेनेल्स होता है। मतलब ऊपर का जो मेम्ब्रेन होता है वो तो सिंपल होता है, पोरस होता है, लेकिन जो अंदर की मेम्ब्रेन में पाई जाती है वो कैसी होती है, फोल्डेड होती है, ठीक है ना। और ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर ही होता है, ये एरिया ही होता है, ये एटीपी को जनरेट करने का काम करता है और केमिकल रिएक्शन को बनाए रखता है, ठीक है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये इसमें खुद का डीएनए पाया जाता है ना, खुद का डीएनए इसमें होता है। और राइबोसोम्स में भी इसका स्वयं का होता है, खुद का होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, खुद का प्रोटीन्स बनाने के एबल होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी आपको क्लियर हो गया और इसका काम भी क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्लास्टिड्स। ये जो प्लास्टिड्स होता है, जो ऑर्गेनेल्स होता है, ये ओनली प्लांट सेल में ही पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि एनिमल सेल और प्लांट सेल्स में अगर एको डिफरेंस पूछा जाए तो इसमें प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, और जबकि एनिमल सेल में कोई प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते हैं। तो ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो ये जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये कलर्ड प्लास्टिड होता है, जबकि ल्यूकोप्लास्ट होता है वाइट कलर का प्लास्टिड्स होता है। तो इन प्लास्टिड्स में क्या होते हैं, इसमें कुछ पिगमेंट्स पाए जाते हैं जिन्हें क्या बोला जाता है, क्लोरोफिल, है ना, और इसीलिए इसे क्लोरोप्लास्ट नाम रखा गया है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसका इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। ये फोटोसिंथेसिस जो प्लांट है इन्हीं की वजह से, क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते हैं। और क्लोरोप्लास्ट और क्या कंटेन करके रखता है, इसमें येलो और ऑरेंज कलर के पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं क्लोरोफिल में, ओके। और ये जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये प्राइमरी ऑर्गेनेल्स होता है जिसमें कि स्टार्च, ओइल्स, प्रोटीन्स, ग्रैन्यूल्स ये सभी स्टोर होते हैं, ठीक है ना। तो ये प्लास्टिड्स भी खुद का इनका डीएनए होता है और राइबोसोम्स भी होता है, इसीलिए ये खुद का इनका राइबोसोम्स होता है तो ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम भी कर सकते हैं। तो अब आपको प्लास्टिड्स भी क्लियर हो गया और ये केवल प्लांट सेल में ही पाया जाता है। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक इज
वैक्यूल्स। तो ये जो वैक्यूल्स होते हैं ये अपने अंदर सॉलिड और लिक्विड मटेरियल को कंटेन करके रखते हैं। तो ये जो वैक्यूल्स होते हैं वो एनिमल सेल में तो बहुत स्मॉल साइज़ के होते हैं, वाइल प्लांट सेल में ये लार्ज होते हैं, ठीक है ना। और कभी कभी तो प्लांट सेल में इतने लार्ज होते हैं कि ये उस सेल्स का 50 to 90% वॉल्यूम कवर करके रखते हैं। तो ये जो वैक्यूल्स होते हैं ये सेल्स को ये टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारे सब्सटेंस स्टोर करके रखते हैं अपने अंदर, जैसे एमिनो एसिड, शुगर्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स और सम प्रोटीन्स। तो ये सभी अपने अंदर कंटेन करके रखते हैं। और अगर हम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की बात करें जैसे अमीबा, तो अमीबा में फूड वैक्यूल्स होती है ना, जिसमें वो फूड आइटम्स को कंटेन करके रखती है और वही एक सेल उसी को पूरे उसको कंज्यूम करती है, परफॉर्म करती है। और कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उसमें बहुत सारे स्पेशल वैक्यूल्स पाए जाते हैं और जिनके अपने अपने अलग अलग रोल होते हैं। एक वाटर, जिसमें ज़्यादा वाटर भी स्टोर करके रख सकते हैं, वो वेस्ट मटेरियल को भी स्टोर करके रखते हैं। तो ऐसे अलग अलग चीज़ों को ये स्टोर करके रखते हैं। तो अब हमने इस लेसन में देखा कि सेल्स का कितना इम्पोर्टेंट रोल हो गया है ना, क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या वर्क होता है, और हर सेल अपना अलग अलग स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म करती है। जैसे देखा जाए तो कि रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन या वेस्ट मटेरियल को क्लियर करने का काम, या न्यू प्रोटीन्स को बनाना, तो ये सब काम कौन कर रहा है? सेल्स ही कर रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट इज़ ऑल्सो द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ओके स्टूडेंट्स, अब आपको सेल के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। अब हम नेक्स्ट चैप्टर हमारे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बाय।